हेलो गुड मॉर्निंग बेटा। आज के लेक्चर बेटा जी हम लोग बातें करेंगे अबाउट द डार्क रिएक्शन, जो कि आप में से काफ़ी बच्चों ने डाउट बोले हैं कि सिर्फ डार्क रिएक्शन समझा दो। तो आज हम बेटा जी बातें करेंगे डार्क रिएक्शन की। हम बातें करेंगे बेटा जी C3 एंड C4 साइकिल की, कि कैसे प्लांट अपना खाना बनाते हैं, उसके बारे में आज आपसे बातें शुरू करेंगे। तो एक बार चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा हम टॉपिक को सराउंडिंग बनाते हैं, दोबारा से एक बार दोबारा टॉपिक के साथ कनेक्ट करते हैं, ताकि आज का अपना टॉपिक लिंक हो सके कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। चलिए टॉपिक शुरुआत करते हैं। आपने प्लांट में पढ़ना शुरू किया है बेटा जी कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और आपने कहा था सर ये फोटोसिंथेसिस जो होता है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला जो स्टेप होता है उसका नाम होता है बेटा जी लाइट रिएक्शन, और दूसरा जो स्टेप होता है उसका नाम होता है बेटा जी डार्क रिएक्शन। कुछ ऐसी बातें आपने कही है। आपने ये कहा कि सर ये फोटोसिंथेसिस जो होता है ये होता है विद इन द प्लास्ट, और आप कह सकते हो ये होता है विद इन द क्लोरोप्लास्ट। किसमें होता है बेटा ये आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। आप कहते हो क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल। ये सब बातें आप पढ़ते हो। अब आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाया था, कुछ ऐसा कहा था आप लोगों ने कि सर क्लोरोप्लास्ट ऐसा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, उसमें ऐसे एक सेक-लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका आप नाम रखते हो थैलेकॉइड। आपने कहा था ये होता है सर थैलेकॉइड। आपने कहा था थैलेकॉइड जब आपस में ग्रुप बनाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है, उसका नाम था ग्रेना। क्या नाम था बच्चा उसका? ग्रेना। आपने कहा था इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं फोटो सिंथेटिक पिगमेंट। और आप कुछ ऐसी बातें करते हो सर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं विद इन द लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन के अंदर हम सनलाइट को ट्रैप करते हैं और उसे हम कन्वर्ट करते हैं एटीपी में और बेटा जी NADPH में, और एज ए एंड प्रोडक्ट के तौर पे क्या निकलता है वहां पे ऑटो रिलीज होता है। ये हमारा लाइट रिएक्शन का पॉइंट क्या आता है। डार्क रिएक्शन के अंदर बेटा हमें क्या करना है, CO2 को फिक्स करना है, रिड्यूस करना है। किसकी फॉर्म बेटा जी यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्म में। और इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे इनका करने वाले हैं यूज। इनका करने वाले बेटा जी यहाँ पे यूज। अब पॉइंट आता है सर ये सारा काम होता क्या है, तो आप कुछ ऐसा कहते हो इसके अंदर ये जो लिक्विड भरा रहता है उसे हम कहते हैं वो कहलाता है बेटा जी स्टोरमा। स्टोरमा के अंदर क्या होने वाला है बेटा जी यहाँ पे डार्क रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, एक बात और आपको बता दे पहले कि सर स्टोरमा में डार्क रिएक्शन क्यों होता है, तो मैं कहूंगा बिकॉज स्टोरमा के अंदर बेटा जी एंजाइम बैठा होता है, उसका नाम होता है बेटा जी रुबिस्को। It is the main enzyme that is involved within the photosynthesis। उस एंजाइम का नाम क्या है बच्चा यहाँ पे रुबिस्को। और ये एंजाइम कहाँ बैठा है बेटा जी यहाँ पे within the स्टोरमा। आप ऐसा कह सकते हो all the enzymes that are required for the fixation of the CO2 are present within the stroma, so dark reaction always occur within the stroma of the chloroplast। ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे। हम इस एंजाइम की बातें करेंगे। इस एंजाइम के बारे में क्या कहते हैं आप लोग। इस एंजाइम में वर्ड लिखा है बेटा जी C और वर्ड लिखा है बेटा जी O। तो आपको मैंने बताया है, दोबारा आपके लिए बातें रिकॉल कर ले। C वर्ड का मतलब बेटा जी यहाँ पे कार्बोक्सिलेज, मतलब फिक्स CO2। वो CO2 को फिक्स करने की कैपेसिटी शो करता है। अगला मैंने आपको पॉइंट समझाया कि O वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे ऑक्सीजनेज। ये O2 को भी क्या करता है बेटा जी फिक्स करता है। ठीक पॉइंट। अगले पॉइंट को समझना। अब वो किसको फिक्स करेंगे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। तो मैं कहूंगा बेटा जी इट्स फिक्सेशन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड O2। अगर उसे CO2 ज्यादा मिलेगा वो CO2 को फिक्स कर देगा, और O2 ज्यादा मिलेगा वो O2 को फिक्स कर देगा। दोनों काम कर सकता है बेटा जी यहाँ पे। ठीक बात है। तो पहले हम सिंपल मैकेनिज्म को जानते हो, CO2 को कैसे फिक्स करता है, क्या क्या कुछ होता है, हम उस साइकिल को जानेंगे बेटा जी यहाँ पे।
ये पहला पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो मेन एंजाइम वो कौन है बेटा जी, रुबिस्को एंजाइम कहाँ बैठा है बेटा जी, आपके स्टोरमा के अंदर बैठा हुआ है। अब क्या करता है उस वर्ड को जरा समझ के देखते हैं। ये तो था एक आसपास के, हमने थोड़ी कहानी क्रिएट की ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ डार्क रिएक्शन। तो आपको बता दूं बेटा जी, मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि कैसे एक CO2 बेटा जी फिक्स होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज में, कैसे वो साइक्लिक रिएक्शन होते हैं, उनकी बातें यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक। तो मैं यहां से अगर शुरुआत करूं तो मैं कहूंगा सबसे पहले बेटा जी सबस्ट्रेट की बात आप समझिएगा। यहां पे जो सबस्ट्रेट है उसका नाम होता है RUBP। फुल फॉर्म क्या होती है? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। अब जरा इस नाम को समझ के देखते हैं। आपने कहा सर राइबुलोज, मैं कहूंगा इट इज ए पेंटोज शुगर। पेंटोज का मतलब है कि इसमें कार्बन के 5 एटम, इसमें कार्बन के 5 एटम, और ये एक शुगर है, एक मोनोसेक्रेट शुगर है ये, जिसमें 5 कार्बन होते हैं। मैं कहूंगी क्या है बेटा जब एक पेंटोज शुगर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा सर आपने कहा यहां पे बिस का मतलब है 2, बाई का मतलब क्या है यहां पे 2। मैं कहूंगा इस 5 कार्बन के शुगर में पहली, फर्स्ट और 5th पोजीशन पे बेटा जी फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। फर्स्ट और 5th पोजीशन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो मैंने इसका नाम रखा राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये एक सबस्ट्रेट है जिस सबस्ट्रेट के ऊपर CO2 ऐड होने वाला। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये बेटा जी, C3 साइकिल में नेम दी एक्सेप्टर ऑफ द CO2। मेरे क्वेश्चन को सुनना, मैंने क्या बोला? इन द C3 साइकिल नेम द एक्सेप्टर ऑफ द CO2। CO2 किस पे फिक्स होने वाला है, वहां पे एक्सेप्टर कौन है, तो उसका नाम क्या होगा बच्चा यहाँ पे RUBP। फुल फॉर्म क्या है? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक बात है, चलिएगा नाम आपको समझ में आ गया। अब मैं यह साइकिल को समझाने के लिए, कार्बन के नंबर को फिक्स करने के लिए यहां पे मैं 3 कार्बन को एक साथ लेके चल रहा हूं। एक्चुअलिटी में एक साइकिल एक बार चलती है, तो ऐसे 6 बार ये साइकिल चलती है, बट हम यहाँ चीजों को इजी करने के लिए, समझने के लिए बेटा जी यहाँ पे 3 CO2 को एक बार में लेके चलते हैं। समझिएगा जरा, यहाँ पे मैंने इसके बेटा जी यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ले लिए, तो जरा समझ के देखो। सर एक राइबुलोज के अंदर 5 तो है कार्बन और सर 2 जुड़े हुए हैं फॉस्फेट। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। राइबुलोज शुगर है, उसमें 5 कार्बन है और सर 1 और 5 पर 2 फॉस्फेट जुड़े, तो मैं कहूंगा कुल मिलाकर यहाँ पे 5 कार्बन है और 2 फॉस्फेट। और मैंने इसके 3 मॉलिक्यूल ले लिए बेटा। कितने मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल ले लिए। एक मॉलिक्यूल पे एक CO2 फिक्स हो जाता है, तो क्या होगा जरा समझिएगा। आपने कहा सर अगर इस तरह की बात को समझे और आप यहाँ पे ये लेके चल रहे हो साइकिल को समझाने के लिए, यहाँ पे कि 3 CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ पे फिक्स हो गया, तो इमेजिन कीजिएगा कितने नंबर हो गया भाई। 5 कार्बन है, उसको 3 मॉलिक्यूल लिए, तो टोटल कितने हो गए? 15 मॉलिक्यूल हो गए बेटा जी कार्बन के। 15 कार्बन के एटम हो गए और सिर्फ 3 कार्बन यहाँ पे ऐड हो गए, तो टोटल कितना हो गया बेटा जी यहाँ पे? 18 तो हो गए बेटा जी कार्बन। काउंट करो दोबारा से। एक राइबोज में 5 कार्बन है, मैंने उसके 3 ऐसे मॉलिक्यूल लिए, तो मतलब 5 3 जा 15 और मैं 3 CO2 को ले रहा हूं, तो 15 में 3 ऐड किया, 18 कार्बन हो गए। फॉस्फेट देखो बेटा जी, एक के अंदर 2 फॉस्फेट है, मैंने इसके 3 मॉलिक्यूल लिए, तो मतलब डेफिनेटली 6 यहां पे क्या है बेटा जी आपके फॉस्फेट। ऐसा कोई कंपाउंड बना होगा, बट ये कंपाउंड मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कोई कंपाउंड बनता नहीं। ये सिर्फ कार्बन के नंबर को मैं समझाने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए ऐसा समझा रहा हूं। अब होता क्या है बेटा जी, ये जो है ये एक स्टेबल कार्बन कंपाउंड में टूटता है, उसका नाम होता है बेटा जी PGA। और इसके अंदर बेटा जी 3 कार्बन होते हैं और 1 फॉस्फेट होते हैं। तो आप समझ सकते हो मेरी बात को। सर ये RUBP के ऊपर जब CO2 फिक्स होता है, तो अगर हम यहाँ कार्बन का नंबर देखें तो 18 हो गया, फॉस्फेट 6 हो गए, और ये जो स्टेबल कार्बन कंपाउंड बनेगा उसमें तो 3 ही कार्बन है और 1 फॉस्फेट पे कहूं, इसका मतलब PGA कितने बनेगा? आप कहोगे सर PGA बन गए यहाँ पे 6। PGA कितने बने बेटा जी? यहाँ पे 6 बने। कैसे बने भाई? 3 कार्बन है तो 6 3 जा 18 और सर 6 फॉस्फेट हो गए। बिल्कुल सर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो आप इस पॉइंट को यहां से हटा दीजिए, सिर्फ समझाने के लिए था, ऐसा कुछ चीज बनती नहीं है।
तो मैं सिंपल सा अगर स्टेप कहूं आपसे पहला, तो मैं कहूंगा देखिएगा बेटा, ये हमारा पहला स्टेप है। इस स्टेप का नाम क्या है? तो मैं कहूंगा स्टेप का नाम है बेटा जी यहां पे कार्बोक्सिलेशन। इस स्टेप का नाम क्या है बेटा जी यहां पे? कार्बोक्सिलेशन। क्यों कहा हमने इस स्टेप का नाम? क्योंकि यहां पे CO2 फिक्स हुआ है, यहां पे CO2 फिक्स हुआ है, तो मैं कहूंगा स्टेप कहलाएगा बेटा जी हमारा कार्बोक्सिलेशन, पहला पॉइंट। अब इसमें हेल्प किसने की? मैं कहूंगा यहां पे हेल्प करने के लिए जो एंजाइम आता है उसका नाम होता है रुबिस्को। फुल फॉर्म क्या है? तो आप कहोगे सर राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। नाम क्या लिखा आपने बेटा जिसका? यहां पे रुबिस्को का। पहले सबस्ट्रेट का नाम लिख दो। सबस्ट्रेट का नाम क्या है बेटा जी यहां पे? राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। अब लिखो सी का मतलब कार्बोक्सिलेज। ऑक्सीजन। नाम को समझ के देखो कि भाई इस सबस्ट्रेट के ऊपर या तो वो CO2 को फिक्स करता है या फिर वो इस सबस्ट्रेट के ऊपर O2 को फिक्स करेगा। तो इसलिए हमने उसका नाम क्या रखा है यहां पे? राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। बिकॉज इस एंजाइम के पास कैपेसिटी है, ये कैपेबल है कि अगर उसे प्रॉपर अमाउंट ऑफ CO2 मिलेगा तो वो CO2 को फिक्स कर सकता है इस सबस्ट्रेट पे। तो मैंने कहा वो बन गया कार्बोक्सिलेज। वो इस सबस्ट्रेट पे अगर उसे O2 ज्यादा मिलेगा तो वो ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकता है। तो नाम बन गया बच्चा उसका यहां पे ऑक्सीजनेज। क्लियर होना चाहिए वर्ड आपके दिमाग में। ये हमारा मेन एंजाइम है। एक पॉइंट इसके लिए और बेटा जी, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर। अब देखो ये एंजाइम है और एंजाइम आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन। तो मैं कहूंगी इसके बारे में याद रखना, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर। सबसे ज्यादा अगर अबेंडेंट प्रोटीन बायोस्फीयर में है तो कौन सी है बेटा जी? रुबिस्को है। ये बात आपको याद रखनी है। ये आपके लिए एक एनटीएससी का क्वेश्चन बनके तैयार हो जाता है कि मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन कौन सी है। तो क्या नाम इसका बच्चा? रुबिस्को है, जो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन में आता है। चलिएगा, कवर हो गई ये बातें हमारी यहाँ पे, एंड आई होप आपको अच्छे समझ में भी आगे होगी ये बात। चलिए अब क्या होता है, मैं कहूंगा अभी साइकिल का नाम क्या है, साइकिल के नाम को समझते हैं। तो पहला नाम बेटा जी साइकिल का केल्विन साइकिल। क्योंकि मेरे भाई केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। इसी साइकिल का नाम होता है C3 साइकिल। नाम को समझो, ये जो पहला स्टेबल कार्बन कंपाउंड बना वो 3 कार्बन का है, तो मैंने उसका नाम रख दिया C3 साइकिल। ये हमारा पहला स्टेप यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या आता है? मैं कहूंगा भाई कंपाउंड तो बन गया, CO2 फिक्स हो गया, अब क्या करें? अब हम इसको बेटा जी यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। और रिडक्शन क्या होता है? केमिस्ट्री में पढ़ा आपने यहाँ पे, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। और हम अभी इस PGA से ग्लूकोज को बनाएंगे। तो मैं कहूंगा आप कह सकते हो रिडक्शन का स्टेप है। आप कह सकते हो सर वो ग्लूकोज सिंथेसिस फेज है। तो अब जब उस फेज की बातें करते हैं, क्या हुआ बेटा जी? मैंने कहा सबसे पहले मैं अलग कलर यूज कर लेता था कि अलग अलग फेज अलग अलग दिखाई दे आपको। देखिएगा बेटा जी, मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे एक ATP का मॉलिक्यूल ऐड होता है और बन जाता है बेटा जी ADP। जो आपने लाइट रिएक्शन में ATP बनाई थी वो यहाँ पे आपकी एनर्जी देती है बेटा जी, पर साथ में एक फॉस्फेट यहाँ पे ऐड करता है। देखो यहाँ पे नाम है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे नाम है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो कहीं ना कहीं फॉस्फेट चला गया, फॉस्फेट कहाँ पे ऐड हो गया बेटा जी? इस पे ऐड हो गया। तो कैसे ऐड हो गया? मैं कहूंगा अब नाम बन गया इसका यहाँ पे 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। किसी का बेटा पहले इसका नाम क्या था?
3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्योंकि थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट था, हमने उसका नाम रखा था PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब वहां पे एक फॉस्फेट और ऐड हो गया, तो नाम क्या हो गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। किस तरह वहां पे 2 फॉस्फेट है तो आपने वर्ड लगा दिया बिस, पहली और तीसरी पोजीशन पे तो आपने इस पोजीशन को स्पेसिफाई कर दिया, और है क्या वो ग्लिसरिक एसिड। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए अब वर्ड कैलकुलेट करो। सर यहां पे ये 6 मॉलिक्यूल हैं, तो आपने तो एक की कहानी बताई है, तो डेफिनेटली अगर ऐसे 6 मॉलिक्यूल बनेंगे तो इन 6 मॉलिक्यूल को बनाने के लिए बेटा जी आपने यहां पे 6 ATP का यूज किया होगा। लॉजिक सेट करो भाई, मैं तो एक स्टेप की बात समझा रहा हूं, बट यहां पे तो 6 मॉलिक्यूल एक साथ चल रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे भाई यहां पे आपका डेफिनेटली 6 ATP यूज हुए होंगे, जो हमें आगे जाके कैलकुलेशन में हेल्प करेगा हमारी। चलिए अब क्या होता है, मैं कहूंगा अब एक्चुअली ये एल्डिहाइड की फॉर्म में चेंज होगा। किसकी फॉर्म बेटा जी यहाँ पे एल्डिहाइड की फॉर्म में, तो देखिएगा बेटा, और इसे रिड्यूस किया जाएगा। रिड्यूस अगर किया जाएगा, एसिड को अगर आपको यहाँ पे एल्डिहाइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पे उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, और रिडक्शन के लिए बेटा जी आपको यहाँ पे कोई ना कोई हाइड्रोजन का डोनर चाहिए, हाइड्रोजन का डोनर चाहिए, और हाइड्रोजन का डोनर यहाँ पे जो है बेटा जी वो है आपका यहाँ पे NADPH, जो कि आपने ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन बनाया था, वो यहां पे है। साथ में बेटा जी यहां पे जो फॉस्फेट आपने ऐड किया था, ये फॉस्फेट यहां से क्या हो गया बेटा जी बाहर निकल जाएगा, और आपका नाम ये अगर बाहर निकल जाएगा तो मैं कहूंगा H3PO4, ये फॉस्फेट यहां से बाहर निकल गया, और बेटा जी NADPH जो है ये कन्वर्ट हो गया NAD पॉजिटिव में, और यहां से निकल गया है बेटा जी H3PO4। चलो नाम से कंफ्यूजन होता है, सिंपल सी बात को समझो, आपने जो फॉस्फेट यहां लगाया था वो फॉस्फेट यहां से बाहर निकल गया। तो फिर दोबारा कैलकुलेशन करके देखो, सर ये रिएक्शन अगर यहां पे होगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड का नाम होगा बेटा जी 3 फॉस्फो ग्लिसरल एल्डिहाइड। कंपाउंड का नाम क्या हो गया बेटा जी यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। आपने एक एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, और उसके लिए आपने यहाँ पे रिडक्शन किया, रिडक्शन के लिए आपने हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या कर दिया ऐड कर दिया बेटा जी। अगले पॉइंट को समझते हैं। अब ये अगर 6 मॉलिक्यूल हैं तो ये भी बेटा 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, और किसी का बेटा अगर 6 मॉलिक्यूल बनेंगे तो हमें यहाँ पे NADPH एक नहीं, ये भी हमें कितने यूज करने पड़ेंगे बेटा जी यहाँ पे 6 यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सर यहां पे एज एंड प्रोडक्ट के तौर पे भी कितने बनेंगे, यहां पे आपके 6 बनेंगे, और ये जो फॉस्फेट भी हमने 6 ऐड किए थे वो भी क्या होंगे 6 यहां से बेटा जी आपके रिलीज हो जाएंगे। पॉइंट सेट हो रहा है दिमाग में। मैं कहूंगा बेटा जी अब ये जो साइकिल है इसको हम बोलते हैं रिडक्शन हो गया बेटा जी। क्या हो गया ये रिडक्शन। तो मैं कहूंगा ये वाला जो फेज है ये कहलाएगा सेकंड फेज, और इस फेज का नाम क्या होगा रिडक्शन फेज, या आप इसे कह सकते हो ग्लाइकोसिंथेटिक फेज है। सर इसमें ग्लूकोज बना तो इस फेज का नाम ग्लूकोसिंथेटिक फेज भी रख सकते हैं, या मैं कहूंगा एक्चुअली यहाँ पे PGA का आपने रिड्यूस कर दिया तो मैं कहूंगा फेज कहलाएगा रिडक्शन का फेज। ठीक बात। अब देखिए यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल है, अगले फेज में क्या करना है भाई, हमें तो CO2 को फिक्स करना है, इस ये जो सब्सट्रेट हमने यूज किया इसको वापस हमें क्या करना है बच्चा यहाँ पे रीजनरेट करना है, इसे वापस हमें क्या करना है रीजनरेट करना। तो रीजनरेट कैसे होगा जरा समझिएगा। मैं ऐसा लेके चल रहा हूं, ये 6 मॉलिक्यूल है, इनमें से एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन और फॉस्फेट का चला गया बेटा जी यहाँ पे ग्लूकोज सिंथेसिस में, एक मॉलिक्यूल। भाई सोच के देखो ना, लॉजिक लगाओ, आपने 3 कार्बन यहां पे फिक्स किए, ओके यहां पे ऐड ऑन कर देते हैं। आपने बेटा जी यहां पे 3 CO2 यूज किए, तो ग्लूकोज तो आपको CO2 से बनाना है ना, तो मैंने कहा भाई देखो 3 कार्बन यहां पे चले गए ग्लूकोज बनाने में, सिर्फ 3 कार्बन, क्योंकि आपने ऊपर लिए भी कितने 3 कार्बन लिए थे। ये जो 15 है ये तो वापस से रीजनरेट करेंगे, खुद को वापस से क्रिएट कर लेंगे और ये दोबारा बनेंगे, बट कैसे बनेगा जरा स्टेप बाय स्टेप समझो। अब भाई ये 6 थे, एक चला गया, कितने बचे पीछे 5 बचे, तो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आती है। पीछे बच गए 5 मॉलिक्यूल, कितने बच गए बेटा पीछे 5 मॉलिक्यूल बच गए। अब मैंने कहा 2 मॉलिक्यूल आए तो क्या बना, जरा वर्ड को समझ के देखो। सर
3 कार्बन का एक फॉस्फेट का है, तो मैं कहूंगा भाई बन गया 6 कार्बन और 2 फॉस्फेट। कंफ्यूज नहीं होना है, नोटबुक में अच्छे से आप कर सकते हो इसे। यहाँ पे भाई 3 कार्बन और एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, एक चला गया, पीछे कितने बचे? 5 बचे। कंफ्यूज नहीं होना है। कैसी का जी? कहता नहीं जी कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को यहाँ समझना है। तन में पॉइंट को समझो, क्या समझ रहा हूं? पीछे मॉलिक्यूल कितने बच गए? 5 बच गए बेटा। वो 5 मॉलिक्यूल बच गए, तो मैंने कहा उनमें से 2 मॉलिक्यूल, इसी तरह बेटा 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े। तो सोचो जरा यहाँ पे 3,6,3 के 2 मॉलिक्यूल अगर आपस में अटैच होंगे तो कितने बनेंगे? 6 कार्बन और 2 फॉस्फेट। ठीक है, आपने कहा सर इसमें से एक फॉस्फेट बाहर निकल गया। एक्चुअली ये काम अपने आप नहीं हो रहा है, इसे एंजाइम करवा रहा है। यहाँ पे एंजाइम होता है फॉस्फोराइलेज, जो ये सारा काम करवाता है। बट आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल से वे में समझो चीजों को, जो कि आपके यहाँ पे 10th में इंटरेस्ट के लिए जरूरी है, उस बात को समझो बेटा। तो आपने कहा सर यहाँ पे क्या हुआ? मैंने कहा भाई यहाँ पे बच गया 6p, एक फॉस्फेट बाहर निकल गया। अब कैलकुलेशन करो दोबारा से, एक यहां चला गया, 2 यहां के मिल गए, तो 3 यूज हो गए। तो सर पीछे कितने बचे? मैं कहूंगा पीछे बचे अब 3 मॉलिक्यूल। दोबारा सुनो, एक यहां चला गया और 2 ये कंबाइन हो गए, तो कितने टोटल यहां पे? 2 और 1 3, तो पीछे कितने बच गए? 3 और बच गए। मैंने कहा चलेगा बेटा। अब यहां से एक मॉलिक्यूल और आता है और यहां से आया 6 मॉलिक्यूल, तो आप उससे पीछे कितने बच गए? मैं कहूंगा भाई पीछे बच गया 2 मॉलिक्यूल। 2 यहां यूज हो गए, एक यहां यूज होगा, एक और आगे, 4 आगे, पीछे 2 बच गए। चलिएगा 6cp में ये 3cp आके और जुड़ा, तो कितने हो गए? 9cpp हो गए। तो मैंने कहा 9 टूट गया। कैसे टूट गया? तो आपने कहा सर ये बन गया 5cp और ये बन गया 4cp। देखो जरा सर, ये 6p था, 3c यहां से आया, तो 6 और 3 9, और सर फॉस्फेट 1 और 1 वहां से 2 बने, तो 5cp और क्या बन गए? 4cp। ठीक बात है। अब और अच्छी बात करते हैं सर, इस 4cp एक और आया ये, तो कितना हो जाएगा? जो 4 ये है, 3 वहां से आ गया, 7cpp। इसमें से सर एक फॉस्फेट बाहर निकल गया, तो कितना बचा? 7cp। कैलकुलेट करके देखो, एक यहां निकल गया, 2 यहां यूज हुए थे, 3 हो गए, चौथा यहां आया था, 5वां यहां आ गया, पीछे एक और बचा हुआ है, उस एक को और ले आओ बेटा जी। ये 7cp में ये एक और आ गया, तो आपने कहा 7cp ये और 3cp यहां से, अगर 7 और 3 10, तो आपने कहा वो टूट गया। तो मैं कहूंगा भाई अगर टूट गया तो मतलब आप ये कह सकते हो 2 मॉलिक्यूल बन गए 5cp के। तो सोचिएगा, एक मॉलिक्यूल 5cp का ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा बेटा। तो आपने कहा सर ये 5cp आया और ये 5cp आया, और यहां पे सर ATP का हुआ ब्रेकडाउन, 3 ATP टूटे और सर बन गए 3 ADP। तो सर वापस से क्या बन जाएगा? देख लो आपके सामने बातें। सर एक 5cp ये रहा, 2 5cp ये रहे, बट यहां तो सर 5cpp था, एक p हमें और ऐड करना है। तो मैंने कहा डोनर आ गया ATP और आपने कहा सर ADP बन गया यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल इसके यहाँ पे, और इन दैट कंडीशन में हमारा वापस रीजनरेशन हो गया। तो मैं वर्ड बोलो बेटा जी, ये जो स्टेप हुआ आप ये कह सकते हो, इस स्टेप का नाम होता है बेटा जी थर्ड, और ये होता है स्टेप रीजनरेशन। तो अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन को समझ के देखो। पहला स्टेप, C3 साइकिल के या CO2 फिक्सेशन के कितने स्टेप है? ग्लूकोज बनने के कितने स्टेप है? डॉक्टर आप कहोगे 3 स्टेप है। पहला स्टेप बेटा जी कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप बेटा जी यहाँ पे आपका रीजनरेशन, एंड थर्ड जो स्टेप है, नहीं सेकंड स्टेप क्या है बेटा जी? रिडक्शन, और थर्ड स्टेप क्या है? रीजनरेशन। 3 स्टेप में डार्क रिएक्शन कंप्लीट होता है। याद रखना कितने स्टेप है? 3 स्टेप है। पहला स्टेप कौन सा है बच्चा? कार्बोक्सिलेशन, द फिक्सेशन ऑफ द CO2। सेकंड स्टेप क्या है? रिडक्शन। तो आपने कहा द PGA गेट रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ द PGAL, मतलब एल्डिहाइड की फॉर्म में वो यहाँ पे रिड्यूस हो गया। थर्ड स्टेप क्या है बच्चा? यहाँ पे रीजनरेशन। अब एक क्वेश्चन और सुनिएगा, इन विच स्टेप ऑफ द डार्क रिएक्शन देयर इज नो यूज ऑफ एनर्जी? क्वेश्चन सुनिएगा और वीडियो को पॉज करके खुद आंसर दो। इन विच स्टेप
ऑफ द डार्क रिएक्शन देयर इज नो यूज ऑफ द एनर्जी। तो आपके सामने आंसर होगा कार्बोक्सिलेशन में एटीपी यूज नहीं हो रही है, वहां पे देयर इज नो यूज ऑफ द एनर्जी, वो एनर्जी फ्री प्रोसेस है। बट रिडक्शन में यस देयर इज यूज ऑफ द एनर्जी, रीजनरेशन में देयर इज द यूज ऑफ द एनर्जी। हुआ कि नहीं हुआ? अब एनर्जी का कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार के लिए, करिएगा। आपने कहा सर यहां पे आ गए 6 एटीपी, सर यहां पे यूज हुए 3 एटीपी, तो सर टोटल एटीपी यूज हुए हैं 9 एटीपी प्लस में सर यहां पे यूज हुए 6 NADPH। ये हमारा कंजप्शन है यहां पर। बट बच्चा लोगों, अभी तक आपके 3 कार्बन फॉस्फेट ही बाहर निकले ग्लूकोज को बनाने के लिए। एक्चुअली एक ग्लूकोज को बनाने के लिए आपको कितने कार्बन चाहिए बेटा जी? 6 कार्बन चाहिए। तो मैं कहूंगा ये साइकिल हमें इसी तरह से एक बार और समझनी पड़ेगी, और अगर हमें एक बार और चलानी पड़ेगी तो सेम एनर्जी का कंजप्शन एक बार और भी होगा। तो मैं कहूंगा बेटा जी इसको 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो मैं कहूंगा टोटल 18 ATP प्लस में 12 NADPH। क्या बोलोगे बेटा जी? आप लिख सकते हो यहां पे कि सर टोटल एनर्जी का कंजप्शन कितना हो गया? 18 तो ATP प्लस 12 NADPH यूज होते हैं एक ग्लूकोज को बनाने के लिए। एनर्जी कंजप्शन कितना है बेटा जी? यहां पे 6 ATP, 18 ATP एंड 12 NADPH। अब क्वेश्चन को सुनिएगा, हाउ मेनी ATP यूज विद इन द रीजनरेशन? तो समझिएगा 3 ATP यहां यूज हुए हैं, तो ये साइकिल एक बार और चलते मैं कहूंगा 6 ATP यूज हुए हैं रीजनरेशन, 12 ATP यूज हुए हैं बेटा जी आपके यहां पे रिडक्शन के फेज में। ठीक है, तो अब इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी और बातें करता हूं। मैं इसको यहां से रख कर रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये चीजें। और क्या क्या यहां से क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को हम और कवर करते हैं आप लोगों के लिए, जो कि बड़े ही आसान से क्वेश्चन होंगे आप लोगों के लिए, जो आपको समझने हैं। देखिएगा, मैंने कह दिया भाई 6 CO2 प्लस में आपने 6 CO2 के मॉलिक्यूल को रिड्यूस किया, और उसको रिड्यूस करने के लिए आपने यूज किया 18 ATP एंड 12 NADPH आपने यूज किया है, तब जाके यहां बना C6H12O6, जो कि क्या है बेटा जी? का आपका ग्लूकोज। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट कंज्यूम इन द सिंथेसिस ऑफ ए सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल? तो आंसर आपके सामने। क्वेश्चन चेंज, अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज इन द फिक्सेशन ऑफ ए सिंगल CO2 मॉलिक्यूल, और मैं कहूंगा पर CO2 पर CO2 फिक्सेशन एनर्जी कितनी यूज हुई? तो देखिएगा बेटा यहां तो 6 CO2 यूज हुए, तो हम क्या करें बेटा, इसको हम यहां पे 6 से कर देते हैं डिवाइड, तो क्या आंसर आ जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा जी यहां पे सर 3 ATP प्लस 2 NADPH यूज पर CO2 ऑफ द मॉलिक्यूल। पर CO2 ऑफ द मॉलिक्यूल में ये एनर्जी का कंजप्शन होता है। पॉइंट को समझ कर देखो, ठीक है। और अच्छी बातें करते हैं, इनमें से कितनी एनर्जी यूज होती है? मैं इस पॉइंट को हटा रहा हूं, या चलो साइड में कर लेते हैं। इनमें से 2 स्टेप में एनर्जी यूज हुई है, या तो किसमें बेटा जी? रिडक्शन के फेज में यूज हुई है, या फिर यूज हुई है बेटा जी यहां पे रीजनरेशन के फेज में। 2 स्टेप में यूज हुई, कार्बोक्सिलेशन एनर्जी यूज नहीं हुई है। तो मैं कहूंगा रिडक्शन के फेज में क्या यूज हुआ था? आप कहोगे सर यहां यूज हो गया 12 ATP प्लस 12 NADPH। यहां क्या यूज हुआ बेटा जी? सर 6 ATP। तो अगर स्पेसिफिक पूछ ले किस स्टेप में एनर्जी यूज नहीं हुई, तो बोल देना कार्बोक्सिलेशन में यूज नहीं हुई। रीजनरेशन में कितनी यूज हुई है? 6 ATP यूज हुई है।
रिडक्शन में ये यूज हुई। अब क्वेश्चन को फिर चेंज करते हैं, रीजनेशन में पर CO2 मॉलिक्यूल कितनी यूज हुई, तो भाई इसको कर दो 6 से कर दो बेटा डिवाइड, तो आप कहोगे 1 ATP पर CO2। रिडक्शन में पूछ ले तो भाई इसको भी कर दो 6 से डिवाइड, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 ATP प्लस 2 NADPH पर CO2। और ये सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन ये है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसमें। पेपर में आता है अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन द रिडक्शन फेज ऑफ द C3 साइकिल। बच्चे उस रिडक्शन फेज को भूल जाते हैं, उन्हें याद रहता है कि सर ने बताया था 3 ATP और 2 NADPH यूज होते हैं पर CO2 मॉलिक्यूल। मेरे भाई उसने स्पेसिफाई कर दिया रिडक्शन फेज में कितनी यूज होती है, तो आंसर चेंज हो गया 2 ATP और 2 NADPH। उसने पूछा रीजनेशन में कितनी यूज हुई है, तो आंसर आएगा 1 ATP पर CO2। क्वेश्चन की गंभीरता को समझो, क्या पूछा है उसके बेस पे आपको आंसर टैकल करना है, क्योंकि आप यहाँ साइकिल को याद नहीं करना आपको, यहाँ एक तो पॉइंट को समझो। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो साइकिल को समझने में दिमाग लगा, साइकिल क्या हो सर, इसमें क्या बना सर, आपने 6 भी लिखा, क्या लिखा। और मेरे भाई सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी नहीं कर रहे और बोर्ड में क्वेश्चन आने नहीं, क्योंकि आपको बोर्ड के अंदर एनसीईआरटी बुक में ऐसा कुछ है नहीं। आप तो एनटीसी के पॉइंट से समझना, और एनटीसी के पॉइंट से आपको एमसीक्यू समझने चाहिए। साइकिल के थ्रू क्या क्या एमसीक्यू बना सकता है, हाई से हाई लेवल का क्या बना सकता है, उस पॉइंट को समझना नहीं कि अगर खूब जबरदस्त पेपर बना दिया तो क्या बनाएगा, वो पॉइंट बता दो हमें। तो मैक्सिमम लेवल क्या होगा वो बता रहे हैं हम तो आपको, इससे फालतू तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकते जो आपने यहाँ कवर करनी। लेवल को समझो बेटा, इससे फालतू भाई ये तो नीट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो एनटीएससी में तो मतलब नहीं वैसे पूछ ले, बट फिर भी पूछ ले तो कोई नहीं, हम तैयार है उसके लिए, तैयार है हम उसके लिए। आपके सामने सब बातें क्लियर होनी चाहिए, समझ गए बच्चा। चलिए अब पॉइंट आता है सर ये साइकिल में प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम भैया जी एंजाइम में है, रुबिस्को। अगर भैया जी गर्मी की बात करते हैं तो आप एक बात बोलते हो, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो गैसेस की सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। आपके केमिस्ट्री वाले सर अपने मिश्रा सर ने समझाया है आपको ये बातें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है गैसेस की सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो सोचिएगा जरा बात को, CO2 उसे बाहर से लेना है और O2 उसके साइटोप्लाज्म में ही बनने लग रहा है। थैलिकोइड में जब फोटोलाइसिस हो रहा है तो प्लांट के सेल के पास, यानी कि सोचो जरा कहानी की गंभीरता को समझो। सर ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, और सिर्फ इस क्लोरोप्लास्ट में ये थैलिकोइड है, और सिर्फ यहां थैलिकोइड के ऊपर पानी का ब्रेकडाउन हो रहा है, और सर यहां पे O2 रिलीज हो रहा है। मतलब इस मैट्रिक्स में सर, इस मैट्रिक्स में सर, इस स्टोरमा में, अच्छा वर्ड यूज कर दो, स्टोरमा में सर, इस स्टोरमा के अंदर O2 यहां पे प्रोड्यूस होने लग रहा है। यहीं पे ही जनाब बैठते हैं रुबिस्को, यहीं बैठा है रुबिस्को और यहीं O2 बनने लग रहा है, गड़बड़ है। और सर CO2 को तो उसे बाहर से लेना है, CO2 को उसे बाहर से लेना है। और सर टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया, हम समर की बात कर रहे हैं, जून के महीने की बात कर रहे हैं, और इस टाइम पे जो ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट होंगे जहां टेम्परेचर बेटा जी 45 डिग्री तक जा रहा होगा, तो डेफिनेटली इस CO2 के अंदर आने का रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं, आप लोगों को बता दिया मैंने। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा तो गैस की सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, तो बाहर से CO2 आना कम हो जाएगा, बट यहाँ धक्का O2 बनने लग रहा है। और सर अगर लाइट रिएक्शन में O2 बनने लग रहा है तब रुबिस्को की तो भैया जी मजबूरी है, क्या मजबूरी है, अब वो CO2 को नहीं O2 को फिक्स करेगा। अब वो CO2 को नहीं O2 को फिक्स करेगा, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन को लेके भी सेंसिटिव है। लॉजिक समझ में चाहिए। तो मैं कहूंगा यहां पे वो क्या करेगा बेटा जी, एक नया प्रोसेस शुरू होता है, उसका नाम होता है फोटो रेस्पिरेशन। कल मैंने जब आपको परऑक्सीसोम पढ़ाया तो मैंने कहा था बेटा जी कि परऑक्सीसोम यूज होता है फोटो रेस्पिरेशन में। तो क्या है फोटो रेस्पिरेशन, तो आप कह सकते हो
RUBP के ऊपर अगर हमारे रुबिस्को जी गलती से O2 को फिक्स कर दे तो वो प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगा बेटा जी, फोटो रेस्पिरेशन। द फिक्सेशन ऑफ द O2 एंड रिलीज ऑफ CO2, प्लांट अब CO2 को ले नहीं रहे, छोड़ना शुरू कर देगा, वो प्रोसेस क्या बनेगा, फोटो रेस्पिरेशन। मैं कहूंगा इट इज ए टोटली एनर्जी वेस्टेज प्रोसेस, क्योंकि मेरे पास उसे खाना बनाने के लिए CO2 चाहिए, वो O2 ले रहा है और CO2 छोड़ रहा है, तो खाना कैसे बनाएगा। तो जो साइकिल में एनर्जी यूज हो रही होंगी वो तो सब भैया जी वेस्टेज ही तो है। तो मैं कहूंगी इट इज ए टोटली एनर्जी वेस्टेज प्रोसेस। साइकिल के चक्कर में मत पड़ जाना, कई लोगों को दिमाग लगेगा ये क्या होती है, काम की नहीं है मेरे भाई आपके साइकिल, बस वर्ड को समझना है। और मैं कहूंगा फोटो रेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनल यूज होते हैं। सबसे पहले आता है बेटा जी क्लोरोप्लास्ट, फिर सेकंड नंबर पे आता है बेटा जी पर ऑक्सीसोम, और बेटा थर्ड नंबर पे आता है माइटोकॉन्ड्रिया। 3 सेल ऑर्गेनल में बेटा जी यहां पे आपका यूज होता है, इस साइकिल 3 सेल ऑर्गेनल में चलती है। CO2 फिक्स यहां पे होता है, सॉरी O2 का फिक्सेशन यहां पे होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा जी CO2 रिलीज होती है। कोई नहीं पूछेगा आपसे, दिमाग नहीं, बस जो दिमाग लगाने की बातों को समझो। कोई पूछ ले फोटो रेस्पिरेशन क्या है, तो कहना इट इज एनर्जी वेस्टेज प्रोसेस इन विच O2 गेट फिक्स एंड CO2 गेट रिलीज। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हाउ मेनी सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व, 3 सेल ऑर्गेनल। नाम आपके सामने, शुरुआत कहां पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सिसोम बीच में आता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर खत्म होता है। वैसे साइक्लिक है तो खत्म तो यहां के होगा, बट थर्ड स्टेप होगा यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया। CO2 रिलीज कहां पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। O2 कंज्यूम कहां पे होगा, क्लोरोप्लास्ट में। दैट्स इट, समझिएगा बात। तो अब पॉइंट आया दिमाग में, सर इसका मतलब तो गर्मी के अंदर प्लांट खाना ही नहीं बना पाएगा, तो भाई फिर प्लांट सर्वाइव कैसे करेगा। हम तो चलो ऑटोट्रॉफिक है, खाना किसी और से ले लेंगे, पर प्लांट तो ऑटोट्रॉफिक है, वो ऑर्गेनिक फूड कहां से लेगा। तो उसे यहाँ पे इवॉल्व होना पड़ा, और इवॉल्व होने के लिए उसने एक नई साइकिल को डेवलप किया। वो साइकिल क्या है बेटा जी, यहाँ पे C4 साइकिल। साइकिल का नाम क्या है बच्चा, यहाँ पे C4 साइकिल। अब जरा उस साइकिल की बात आपके साथ करें, पर चलिए मुझे लगता है वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैं एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए जो C4 साइकिल पे होगा, तो आप टुकड़ों में देखिएगा। इस चैप्टर का टेस्ट अभी आपका नेक्स्ट टेस्ट टिश्यू का है, तो उसके बाद इस चैप्टर का टेस्ट आएगा, तो यू हैव द सफिशिएंट टाइम फॉर द रिवीजन। और जो भी आपने नोटिशन की मुझे प्रॉब्लम पूछी है सब आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेगा, पढ़ते रहेगा। कोई दिक्कत है मुझे मैसेज करते रहो, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे बच्चा। थैंक यू।